टूट जाने दो सांसों को, सांसें ही तो है। क्या हुआ? एक मुस्कुराता मां का चेहरा आंसुओं से भर गया। पिता का कांधा बच्चे को अर्थी को कांधा देते हुए झुक गया, थक गया। डूब जाने दो हर सपने को जो किसी ने देखा था खुद के लिए। क्या हुआ? सपना ही तो है। कल तक जो जिंदा था आज वो मुर्दा ही तो है। सिस्टम का कोई अपना थोड़ी है जो कुछ बदल जाएगा। सिस्टम है ना मुर्दों के जिस्म को इकट्ठा करने के लिए, इसलिए थोड़ी ना है कि कोई मुर्दा ना हो। प्रदेश का हर कोना इस वक्त त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन क्या हुआ? सिस्टम के कैलेंडर में तो छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। कहीं कार तैर रही है, कहीं मकान जमींदोज हो गए, कहीं गांव के गांव डूब रहे हैं, तो कहीं बच्चों को पानी निगल रहा है। लेकिन क्या हुआ? सिस्टम आंकड़े गिनाएगा, अपनी मीटिंग के, अपने प्रबंधन के, अपनी कोशिशों की तस्वीरें आएंगी पानी के बीच तैरते वादों के साथ, नेताओं की, अधिकारियों की, जिनके जरिए यह एहसास कराया जाएगा कि देखिए हम आपके बीच ही तो हैं। क्या करें, हालात बिगड़ गए तो। लेकिन इस लाइट कैमरा एक्शन के खेल में जिंदगियां मौत से खेलती रहेंगी। कुछ जीत जाएंगी, कुछ हार जाएंगी। जो हार जाएंगी उनको मुआवजे के चाशनी में भिगोकर सिस्टम की संवेदनशीलता दिखाई जाएगी। समझ नहीं आ रहा और क्या क्या कहें, क्योंकि बीते 24 घंटे में 20 से ज्यादा जिंदगियां सिस्टम के शानदार काम के आगे मर चुकी हैं। और इस मॉनसून में 90 जाने जा चुकी हैं। और अगस्त का अटैक हर दिन जिंदगियां छीन रहा है, लेकिन सिस्टम मीटिंग खेल रहा है। बांधों में जान डूब रही है, लेकिन डर है कि लोगों के सब्र का बांध ना टूट जाए, क्योंकि जिस तरीके से अगस्त में लापरवाही के बीच जिंदगियां मौत से रूबरू हो रही हैं, प्रदेश का ऐसा कोई कोना नहीं जहां मातम का एहसास ना हो रहा। आज इस प्रोग्राम में हमने किसी को नहीं जोड़ा, ना कांग्रेस से, ना बीजेपी से, ना राजनीतिक विश्लेषक, ना आपदा प्रबंधन से, क्योंकि क्या जोड़े और क्या पूछे उनसे। हर साल तो पूछते हैं, बीते 15 सालों से पूछते ही तो आ रहे हैं, लेकिन किसने क्या भरोसा दिया और भरोसे पे कौन कितना खरा उतर गया। आज भी तो हालात वैसे ही हैं। जयपुर वैसे ही तो डूबा हुआ है, आज भी वैसे ही तो जाने जा रही हैं। इसलिए हमने किसी को नहीं बुलाया। हम सिर्फ अपने जरिए, अपने सहयोगियों के जरिए आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जो सिस्टम के शानदार काम की बेहतरीन नुमाइश कर रही है। भारत दीक्षित मेरे साथ जुड़ गए हैं, जयपुर से, चाकसू से जुड़े हैं भारत, और हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश कसाना भी जुड़ गए हैं। भारत, मुझे ऐसा लगता है जो छतरी आपने ली है और जो काले रंग की है, सिस्टम उतना ही काला हो चुका है जिसको कुछ देखने की जरूरत नहीं, और खुद छतरी के नीचे ऐसे बैठा हुआ है मानो बरसात है ही नहीं। क्योंकि अगर बरसात उसको दिखती तो वो कुछ करता तो जिंदगियां बचती, लेकिन जिंदगियां बच नहीं रही। देखिए बिल्कुल विजेंद्र, अभी कुछ दिनों पहले हमने करौली और हिंडौन का दौरा यहाँ पर किया था, जहाँ से आपको तस्वीरें दिखाई थी, वाकई में विचलित करने वाली थी। लोग भी अब ये जान चुके कि प्रशासन है भी नहीं, और कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि हमने इस धरती पर जन्म लेके कोई गुनाह सा यहाँ पर कर दिया है, क्योंकि प्रशासन के आगे गुहार लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। और देखते ही देखते उन लोगों का लाखों का नुकसान यहाँ पर हो गया। दुकानें बह गई, सामान बह गया, खाने के लिए उनके पास दाना नहीं है, यहाँ तक की स्थिति है वो यहाँ पर बन पाई है। लेकिन आखिर कहें तो किससे कहें, क्योंकि सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। इस वक्त मैं चाकसू में मौजूद हूँ, लगातार बारिश का दौर जारी है, और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि जो किसानों के खेत थे वो पूरी तरह से तबाह यहाँ पर हो चुके हैं, क्योंकि पानी इतनी मात्रा में यहाँ पर आ चुका है कि उनके द्वारा जो उगाई हुई फसल है वो पूरी तरह से उस पानी में यहाँ पर चौपट हो गई। कहीं ना कहीं तमाम इन चीज़ों को देखते हुए भी प्रशासन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज यहाँ पर करते हुए नजर आया है, क्योंकि ना कोई सुनने वाला है और ना कोई सुनाने वाला है। तो आखिर जाए तो कहाँ जाए? आम जनता की सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि वो आखिर फरियाद किसके पास लगाए, क्योंकि आपने देखा कि हमने हिंडौन की भी तस्वीर आपको दिखाई, करौली की भी आपको तस्वीर दिखाई। लोग रो रहे थे विजेंद्र, आप सोचो, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, और प्रशासन सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहा था। कह रहा था कि ये मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन जब हम पब्लिक के पास पहुंचे तो उनका कहना था कि प्रशासन को कितनी बार कह लिया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मदद है, कोई खाने के इंतजामात हैं, वो यहाँ पर नहीं पहुंचाए गए। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ कुदरत का जो महर है, यानी कि
बारिश का दौर लगातार जारी और उसके बाद प्रशासन आंख मूंद कर पूरी तरह से जो मंजर है वो यहाँ पर इस चीज को देख रहा है। ये एक बहुत बड़ा गंभीर अपने आप में एक सवाल है। जी विजय। बिल्कुल, दिनेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, क्योंकि भाई राजस्थान वो जिला है जहां ज्यादातर राजस्थान वो प्रदेश जहां के ज्यादातर जिले डार्क जोन में है। ऐसे में तो अमृत है, लेकिन जहर इसलिए बन रहा है क्योंकि सिस्टम कभी समझ ही नहीं पाया कि जिनके घरों के चिराग बुझ रहे हैं उनकी जिंदगी कैसे जाएगी। क्योंकि कोई अपना थोड़ी ना जा रहा है, प्रदेश से कोई बच्चा जा रहा है, कोई बुजुर्ग जा रहा है, किसी का घर जमींदोज हो रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि भाई क्या वाकई में राजस्थान के अंदर एसडीआरएफ और बाकी टीमें इतनी मजबूत नहीं कि दुर्घटना होने से पहले रोका जाए? और क्या जो दुर्घटना के पॉइंट्स हैं क्या उनको चिन्हित किया भी गया है कभी या नहीं, कि यहां पर थोड़ी सी एहतियात बरती जाए सिस्टम की तरफ से ताकि जिंदगियों को मरने से रोका जा सके? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, ये जिम्मेदारी होती है प्रशासन की। एडमिनिस्ट्रेशन इतना सुस्त है कि जब भी कोई दुर्घटना घटना होती है उसके बाद प्रशासन की आंखें खुलती हैं। और आज यही कुछ नज़ारा देखने को मिला जयपुर शहर में, जहां मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के निर्देश के बाद जिम्मेदार हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और केवल फोटो खिंचवाते हुए नजर आए हैं। उसमें चाहे हम संभागीय आयुक्त की बात करें, जिला कलेक्ट्रेट की बात करें, नगर निगम के अधिकारियों की बात करें या फिर जेडीए के अधिकारियों की बात करें, तमाम जिम्मेदार आज अपने अपने क्षेत्रों में गए हैं, जयपुर शहर का दौरा किया है। लेकिन कागजी खानापूर्ति कही जा सकती है, चूँकि जिम्मेदारी ये थी कि उन क्षेत्रों को पहले चिन्हित किया जाए। बारिश से मानसून से पहले जो तैयारियां की जाती हैं, चाहे आपदा प्रबंधन के विभाग हो या फिर ये तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी बात हो, उन क्षेत्रों को चिन्हित भी किया जाता है कि लो लाइन एरिया कौन सा है जहां जल भराव की समस्याएं हैं और वहां से लोगों को किस तरह से शिफ्ट करने की व्यवस्था रहेगी अगर जल भराव होता है। लेकिन ये तमाम व्यवस्थाएं जब होती हैं जब कोई दुर्घटना घट जाती है। पिछले दिनों वीकेआई में जो हादसा हुआ उसके बाद उन क्षेत्रों को चयन करने की प्रक्रिया शुरू हुई और आज भी मुख्य संभागीय आयुक्त हैं, उन्होंने दौरा किया है मदरामपुरा का और मदरामपुरा से कुछ लोगों को पहले शिफ्ट किया गया था शेल्टर होम बनाकर। और आज भी वहां पर कुछ जगह ऐसी है जहां चूंकि बिजली के जो खंभे हैं वो धंस गए हैं, मकानों में दरारें आ गई है। इसके अलावा कच्चे मकानों में जो लोग रह रहे हैं उनके पास मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं है, उनके पास खाने पीने की समस्या है कि भाई सिस्टम तो जोन वाइज बटा हुआ है, तो जिसके जोन में सबसे ज्यादा दिक्कत क्यों ना उस पर कार्रवाई कर दी जाए कि भाई आप क्यों इस जोन को संभाल रहे हैं जब आपसे नहीं संभलता, तो जब आपको नहीं पता कि क्या इसकी व्यवस्था होनी है, कैसे यहां सुधार होना है। कार्रवाई होनी चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है ना कि आम आदमी मरता रहेगा। मेरे सहयोगी दिनेश जांगी भी जुड़ गए, एयरपोर्ट से जुड़े हैं। दिनेश भाई, हवा में चलते हैं लोग वहां से, लेकिन मुझे लग रहा है कि व्यवस्था भी वहां हवा में ही रहती है, जमीन पर तो सिर्फ पानी भरा हुआ है। पिछले एक हफ्ते से और खासतौर से पिछले 2 दिन से यानी रविवार से राजधानी जयपुर में झमाझम बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते कह सकते हैं कि जयपुर जलपुर बन चुका है। खास बात है कि सूबे के मुखिया संवेदनशीलता के साथ राजधानी जयपुर के कई इलाकों का दौरा करेंगे, खासतौर से जहां पानी से हालात बेहद विकट हो चुके हैं। और थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो दिल्ली एयरपोर्ट से जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और सीधे ही एयरपोर्ट से खासतौर से उन इलाकों में जाएंगे जहां पर पानी भरने से काफी नुकसान हो चुका है, क्योंकि जो सीवरेज सिस्टम है वो कई जगह ब्लॉक हो चुका है, जिसके कारण सड़कों पर और गड्ढों में इतना पानी भर चुका है कि लोगों को पैदल चलने में काफी मुश्किलात का सामना विजेंद्र करना पड़ रहा है। तो हालांकि किन किन इलाकों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, अभी इसकी जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है, लेकिन उनका सारा सरकारी लवाजमा और काफिला है वो एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर पर पहुंच चुका है और एयरपोर्ट से सीधे ही वो उन इलाकों में जाएंगे। संभवतः सांगानेर इलाके से वो अपने दौरे की शुरुआत कर सकते हैं, चार दीवारी जा सकते हैं या फिर अन्य जहां पर हालात काफी विकट है, क्योंकि सड़कें काफी। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ विनोद सिंह चौहान भी जुड़ गए, कानोता से जुड़े हैं। विनोद जी, मुझे कानोता कम काल का न्योता ज्यादा लग रहा है, जरा ये बताइए, कोई नहीं है क्या वहां धनी धोरी जो वहां सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, अपनी जिंदगी को मौत की जद तक पहुंचा रहे हैं, उनको रोका जाए, टोका जाए, बताया जाए कि भाई जिंदगी से मत खेलिए, बाद में निकालने पड़ेंगे। समा गए, 5 युवाओं की मौत हो गई। मैं कैमरामैन
से कहूँगा सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो जगह है, देखिए कानोता बांध, जहाँ पर जनता उमड़ रही थी। 5 मौतों के बाद जागा प्रशासन, तो प्रशासन ने पूरा थाना यहाँ लगा दिया। 15 पुलिसकर्मी अभी तैनात किए गए हैं। विजेंद्र देखिए आप, हादसे के बाद प्रशासन जागता है, लोगों की सुध लेता है। अब 15 पुलिसकर्मी यहाँ लगाए गए हैं और दावा किया जा रहा है कि चप्पे चप्पे पर लोगों के आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। विनोद जी, इनमें से कोई सा ऐसा है जो उन 5 मुर्दा के अंदर सांस फूंक सके वापस? भाई इतनी मेहनत की है, अगर वहां इतना प्रशासनिक अमला लगाया है तो कोई तो होगा ना कि जो उन 5 मुर्दों में जान फूंक दे, कम से कम किसी एक में फूंक दे। विजेंद्र देखिए, जिन परिवारों के लाल काल के गाल में समा गए वो तो दुख के संतोप में है, लेकिन अब केवल अपनी भरी पूर्ति यानी क्षतिपूर्ति कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी जिम्मेदारी अब निभाने के लिए जिम्मेदार पहुंचे हैं और दावा कर रहे हैं कि आज के बाद कोई मौत नहीं हो गई। क्योंकि 15 पुलिसकर्मी, देखिए कैमरामैन से कहूँगा आपको दिखाएंगे कि वहाँ पाल के उस साइड में देखिए, उस कोने पे 3 पुलिसकर्मी लगे हैं। जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं और दावा किया जा रहा है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन विजन, मैं आपको बड़ी बात बताऊं, ये तो केवल कानोता के हाल हैं। प्रदेश में जल संसाधन विभाग के 629 बांध हैं और अधिकतर बांधों पर सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। सब भगवान भरोसे हैं। जो घूमने आ रहे हैं वो अपनी जान स्वयं बचाएं। तो विनोद जी, आप ये कह रहे हैं कि भाई जैसे जिंदगी में इंसान के शरीर को चलने के लिए खाना पानी चाहिए होता है, ऐसे इस सिस्टम को चलने के लिए इंसानों का लहू चाहिए होता है। अगर कानोता बांध पर 5 लोगों का लहू बहा तो वहां सिस्टम आ गया, जा गया। बाकी जगहों पर अगर कहीं जान जाएगी तो वहां भी सिस्टम जिंदा हो जाएगा, वरना वो वेंटिलेटर पर चलता रहेगा। बिल्कुल विजेंद्र, जिस तरीके से जल संसाधन विभाग के बांध हैं तो पहली जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग की बनती है कि व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए। लेकिन जब जिम्मेदारों से हमने बात करी तो उनका एक ही स्वर में ये कहना था कि कर्मचारियों की कमी है। देखिए सरकार भी इसी बजट में पेयजल प्रबंधन के लिए तमाम इंतजामों के लिए 90,000 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। लेकिन चंद करोड़ अगर मानसून के दौरान 3 महीने के लिए ठेका कर्मचारी यहाँ लगा दिए जाए बांधों पर तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो सकती है। घूमने वाले भी आ सकते हैं, तमाम लोग यहाँ आकर के यहाँ नज़ारे देख सकते हैं, सेल्फी भी ले सकते हैं, लेकिन एक दूरी तक, एक दूरी से एक तय समय में। लेकिन जिम्मेदारों को यह एहसास ही नहीं है कि एक जान कितनी कीमती होती है। जिस माँ का लाल खोता है, जिस परिवार के लाल की मौत होती है। बिल्कुल पता है उनको, किसी को 5 लाख देने, किसी को 10 लाख देने हैं। यही तो फिक्स किया गया है कि भाई 50 करोड़ व्यवस्थाओं में ना करके 50 करोड़ मुआवजे के लिए रख लेते हैं, क्या पता बच जाए। व्यवस्थाओं में तो सारे खर्च हो जाएंगे। भारत दीक्षित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, जरा ये बताइए, क्या वाकई में आपको कहीं व्यवस्था दिखाई देती है? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक मोटा मोटा आंकड़ा मुझसे आया कि भाई एसडीआरएफ में राजस्थान के अंदर लगभग 8 से 9 हजार लोग हैं जो काम कर रहे हैं। मेरा सवाल यह कि क्या उनका काम यह है कि कौन कहां डूब गया उसको निकाल कर लाना है, मुर्दे को निकाल कर लाना है, या आपदा प्रबंधन का यह भी काम होता है कि आपदा आए ना, प्रबंधन बेहतर रहे और कहीं किसी की जिंदगी ना जाए, इस काम में लगाया जाए? तो 9 हजार कम तो नहीं होते? देखिए बिल्कुल विजेंद्र, अगर कम संख्या कम भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इच्छा शक्ति, अगर इच्छा शक्ति हो तो ये 9,000 की संख्या है, ये अपने आप में एक बड़ा फिगर है। लेकिन आपको बताऊं कि हर एक चीज़ का सिस्टम होता है। मानसून आने से पहले नालों की सफाई भी होती है, हर एक चीज़ की अलग अलग जिम्मेदारी यहाँ पे होती है। लेकिन अधिकारी इन जिम्मेदारियों से बचते हैं और अगर ऐसे ही लगातार जो लापरवाहियां अधिकारियों की ओर से की जा रही है, उसका नतीजा आम जनता को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। देखिए कई जगह ऐसी, कहां पर खड़े हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए, वहां के हाल क्या है? जो जल में जो देखिए बिल्कुल विजेंद्र, मैं इस वक्त चाकसू के एरिया में यहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि हल्की हल्की यहाँ पर बूंदाबांदी का दौर जारी है। और इस वक्त ये देखिए एक जो तालाब है किस गति के साथ यहाँ पर बह रहा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और ये पानी सीधा चाकसू के अंदर यहाँ पर जा रहा है। और जल भराव की जो स्थिति आमतौर पर उत्पन्न होती है वो इसी कारण होती है क्योंकि प्रशासन के द्वारा समय पर, अगर नालों की बात की जाए और अन्य जो अवैध निर्माण लगातार जो होते आ रहे हैं, उनकी वजह से ये स्थिति यहाँ पर पैदा होती है। लेकिन समय पर प्रशासन नहीं चेतता है, अवैध निर्माण जो होते हैं उनको नहीं रोका जाता है, जिसके चलते जो नाले हैं वो नाली में परिवर्तित हो गए हैं।
जब पानी इतने बेग से आएगा तो आखिर में जाएगा कहाँ, वो सीधा घरों के अंदर ही घुसेगा। तो आप ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये चाकसू के पास बारिश के बाद उपजे ये हालात हैं और लगातार जो पानी है ये शहर के अंदर यहाँ पर जा रहा है। क्योंकि ये जो तस्वीर है मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ही वो पानी है जो चाकसू के अंदर प्रवेश कर रहा है और जल भराव की जो आमतौर पर जो घरों के अंदर जो समस्या हो रही है वो इसी कारण के चलते हो रही है, क्योंकि लगातार बारिश का दौर है वो पिछले 1-2 दिन से जारी है। और अगर बात करें तो आने वाले दिनों में भी मानसून का जो मौसम विभाग का जो अलर्ट है कि आने वाले दिनों में भी अच्छी बारिश होने के आसार हैं, तो कहीं ना कहीं आम जनता को यहाँ पर फिर से एक बार परेशान यहाँ पर होना पड़ेगा। और इसके पीछे सबसे मुख्य कारण है कि प्रशासन के जितने भी जिम्मेदार जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से लापरवाह हो गए। आमतौर पर ऐसे मौसमों में या तो वो पिकनिक स्पॉट पर चले जाते, सरेंडर करना कहते हैं। भाई पहले कहेंगे कि हमने बहुत बेहतरीन काम किया है, हमने इस बार बहुत अच्छे से व्यवस्था की है, इस बार किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर दिक्कत आने लगती है तो सरेंडर होने लगते हैं, कहते हैं अगली साल नहीं आएगी। यही चल रहा है। हमारे साथ दिनेश जुड़े हुए हैं। दिनेश, जरा बताइए कि भाई अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की तो राजस्थान के कौन कौन से हिस्से हैं जो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुके हैं? दिनेश, किसाना सवाल आपसे है, और किसानों को कितना नुकसान अभी तक हो चुका है, और जिस तरीके से अतिवृष्टि हुई है उसके बाद किसान कौन सी फसल उगा सकते हैं? देखिए, पिछले 72 घंटे से अधिक समय हो गया है जब लगातार पूरे अधिकांश जिलों में बारिश का दौर जारी है, और मौसम विभाग का भी रेड अलर्ट, कई जिलों में बारिश का अभी भी मौसम विभाग का रेड अलर्ट है। और ऐसे में जहां तक आपने प्रश्न किया कि किसानों को कितना नुकसान हुआ है, तो चूँकि फिलहाल बाजरे की फसल है और बाजरे की फसल में अधिकांश खेतों में पानी भर गया है, और पानी भरने से कहीं पर फसल गल गई है या फिर पूरी तरह से जो उन खेत हैं वो जलमग्न हैं, और इस स्थिति में पूरी तरह से किसानों की फसलों को है वो इससे नुकसान हुआ है। हालांकि प्रशासन ने इसके निर्देश भी दिए हैं सरकार की ओर से कि उन क्षेत्रों का गिरदावरी करवाई जाए और उनको किस तरह से किसानों की मदद की जा सकती है। लेकिन ये पूरी तरह से किसानों के साथ जो बारिश है वो आफत बनी हुई है, और लगातार ये राहत की बारिश कही जा सकती है लेकिन आफत बनी हुई है। लगातार चूंकि अधिकांश जहां बारिश हो रही है और मिट्टी के सोखने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो ऐसे में किसानों की किसी का बयान याद है जिसने कहा हो कि भाई किसान घबराए नहीं, जो नुकसान हुआ है हम जल्द उसकी भरपाई कर देंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप हमारे धरती पुत्र हैं? या इंतजार किया जा रहा है कि पहले सब कुछ बर्बाद हुआ जाए, फिर कहीं से मांग उठे मुआवजे की, फिर हम सोचेंगे कि आपके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो ऊपर भगवान और नीचे सरकार होती है जो आम जनता की रक्षा भी करती है, और आम जनता को उम्मीद और आस होती है वो ऊपर ईश्वर से होती है और नीचे सरकार से होती है। लेकिन सरकार की ओर से इसके डायरेक्शन भी दिए गए हैं। सरकार को मुख्यमंत्री की ओर से कल जब आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक ली तो उसमें भी इसके निर्देश दिए गए हैं कि जहां जहां नुकसान हुआ है उसके वहाँ की रिकवरी किस तरह से हो सकती है, वहाँ किस तरह से गिरदावरी करवा कर लोगों को राहत किस तरह दी जा सकती है, उसके निर्देश दिए हैं। लेकिन चूंकि लगातार जिस तरह से बारिश का दौर जारी है पिछले 3 दिन से, उससे मुझे लगता है इसको आपदा प्रबंधन की बैठक ना कह के आपदा के बाद बचाव की बैठक कहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अब बचाव करने की जरूरत है। प्रबंधन तो जो हुआ वो देख रहा है, पूरा राजस्थान ही देख रहा है जो प्रबंधन हुआ है। दिनेश डांगी जी हमारे साथ हैं, लेकिन दिनेश जी आऊंगा मैं आपके पास, लेकिन विनोद सिंह चौहान जी हैं। विनोद सिंह चौहान जी, क्या यही वो पाल है जो काल बन गई थी, और क्या यही वो रपट है जिस पर से पूरा सिस्टम रिपट गया था? जी बिल्कुल, देखिए यही वो काल का ग्रास बनने वाली पाल है जिस पर 5 युवक बह गए और देर रात शव निकाले गए। बहरहाल यहाँ पर उस दौरान बहुत सारे लोग थे, लेकिन सुरक्षा के माकूल इंतजाम नहीं होने के कारण इस अनहोनी को अंजाम मिला। देखिए, बारिश तो यहाँ पिछले 7 दिन से लगातार हो रही है और ये पाल भी लगातार 7 दिन से बह रही है, लेकिन अब देखिए छुट्टी का दिन होने के कारण बेतहाशा भीड़ यहाँ उमड़ी। उसमें से कुछ लोग पाल की तरफ बढ़े, एक के बाद एक 5 एक दूसरे को बचाने के लिए आखिर इस पाल के ग्रास बन गए, बह गए, और देर रात तक उनकी तलाश जारी रही और 5 का शव बरामद कर लिया गया। बड़ी बात ये रही कि जिस समय यहाँ भीड़ जुट रही थी सुरक्षा के लिए कोई नहीं था, यह बोलने वाला कोई नहीं था कि आगे मत बढ़िए,
खतरा हो सकता है, जान जा सकती है। बहरहाल तमाम मौतें होने के बाद अब पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। जो जिम्मेदार विभाग हैं, देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग की है, उसके बाद जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जयपुर जिले के तमाम बांधों पर सुरक्षा के माकूल इंतजाम होने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही वो पाल है जिसका ग्रास बन गए पाँच वो नौजवान जो किसी परिवार के लाल थे, अकाल मौत की मुंह में समा गए। और देखिए अब आज यहाँ कोई चिड़ी का बच्चा भी नहीं है। देखिए एकदम से सभी लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। कल तक यहाँ हुजूम उमड़ रहा था, आज केवल पुलिसकर्मी हैं। पुलिस के 15 लोगों को यहाँ तैनात किया गया है। जो स्थानीय लोग हैं उनको भी आने की इजाज़त नहीं मिल रही है। तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। लोगों का ये भी कहना है कि हम अपने घर तक कैसे जाएं, रास्ता मिलेगा तो घर तक जाएंगे। तो ये वो तैयारियां हैं, मौत के बाद की तैयारियां। अंजाम मिल गया हादसे को, उसके बाद जागा प्रशासन, और मौत के बाद की तैयारियां। अगर ये मौत से पहले की तैयारियां होती तो आज यहाँ बहुत सारे लोग होते, पर्यटक होते, देख रहे होते कि पाल पर चादर कैसे चलती है। लेकिन व्यवस्थाओं, विनोद जी अगर ऐसा होता तो फिर पता ही कैसे चलता कि सिस्टम काम कर रहा है? भाई पता चलने के लिए जिंदगियों का जाना क्या वाकई में जरूरी है? क्योंकि ये व्यवस्था तो पहले भी हो सकती थी। आज हम देख रहे होते कि कितने लोग वहां पर एंजॉय कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन नहीं है ना। अब जागने से क्या होगा? और ऐसी तस्वीरें सिर्फ कानोता से नहीं है, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। वापस मैं आपके पास आऊंगा विनोद जी। दिनेश डांगी जी हमारे साथ। दिनेश जी, भाई हर साल आपदा प्रबंधन की बैठक होती है, आपदा प्रबंधन के लिए ना जाने कितना बजट तैयार किया जाता है, कंटीजेंसी प्लान तैयार किए जाते हैं। आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल विल पावर कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, अगर सिस्टम की विल पावर काम करने की नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉलिटिकल विल पावर कितनी मजबूत है? जी बिल्कुल, क्योंकि पूरा सिस्टम जो सरकारी तंत्र है उसको पता है कि जुलाई अगस्त में मानसून मेहरबान होता है, बारिश ज्यादा भी हो सकती है, बाढ़ जैसे हालात भी विकट हो सकते हैं। तो पहले ही सारी जो तैयारियां वो रखनी होती है। हम जहां एयरपोर्ट पर मौजूद है वहां पर 3 जगह जयपुर में विजेंद्र सबसे ज्यादा बारिश हुई है। जो वीआईपी इलाका है जेएलएन मार्ग, वहां पर करीब 135 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है मौसम विभाग के आंकड़ों के तहत। तो दूसरी जो एयरपोर्ट का इलाका है वहां पर 119 मिलीमीटर और कलेक्ट्रेट इलाके में 101 मिलीमीटर बारिश हुई है, यानी 3 जगह बम्पर बारिश यहां पर हुई है। पूरे राजस्थान की बात करें तो 7 जिले, खासतौर से पूरी राजस्थान के जो टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, भरतपुर है, यहां बाढ़ जैसे हालात विकट हो चुके हैं। सवाई माधोपुर में एक बांध टूट चुका है, गाँव में और खेतों में पानी भर चुका है। कोटा जयपुर नेशनल हाईवे पर 2-2 फीट तक पानी यहाँ पर भर आया और अब तक करीब 30 के आसपास वर्षा जनित यानी बारिश से जो हादसे हुए उनमें लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। कई जैसे तरह कल बयाना में एक दुखद हादसा हुआ, एक ही चिताओं पर 18 से 22 साल के जो युवक थे, लड़के थे, उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो इतनी मौतों के बाद खैर कोई बात नहीं, अगली बार यही बारिश का मौसम आना है, फिर बारिश होना है। और आप सही कह रहे हैं कि आपदा प्रबंधन सिस्टम आखिर क्या कर रहा है। जिस तरह चंडीगढ़ है या देश के बहुत बड़े शहर, आप गुरुग्राम देख सकते हैं, किस तरह वहां भी हालात बारिश के चलते विकट हो चुके हैं। और राजधानी जयपुर है, यहाँ पर तमाम अफसर रहती है, सरकार रहती है, तो सिस्टम ऐसा डेवलप हो कि कोई हादसा नहीं। लेकिन हालात ये है, सड़कें टूटी हुई है, गड्ढों में पानी भरा हुआ, गाड़ी छोड़िए लोगों का पैदल चलना यहाँ पर दुश्वार हो चुका है। और खैर सभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जो दौरे का है वो इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह वो निर्देश यहाँ पर देते हैं। लेकिन पहले समय रहते अगर सरकार और प्रशासन थोड़ा सा इंतजामात कर ले तो इस तरह हादसों का शिकार होने से बचा जा सकता है। बिल्कुल विनोद जी, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जरा बताइए कितना पानी भर चुका है? क्योंकि मैंने देखा कि आप जो मीटर गेज होता है जिसमें नापा जाता है कि भाई कितना पानी बांध के अंदर आ चुका है, उसको आप दिखा रहे थे। और कई ऐसा तो नहीं कि अब जो पुलिसकर्मी वहां लगे हैं वो जो मछलियां इस पूरी पाल से रपटकर नीचे की तरफ जा रही हैं, जो पक्षी वहां पर विचरण कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए खड़े हैं कि भाई देखते हैं कितनी मछलियां रपट से नीचे की तरफ गिरती हैं। जी बिल्कुल विजेंद्र, देखिए मैं कैमरामैन को कहूंगा कि कैमरा इधर करें। मुकेश मीणा जो प्रधान है यहाँ कानोता के, वो भी हमारे साथ हैं। देखिए क्या इसकी भराव क्षमता? इसकी सर 17 फीट की है भराव क्षमता। और 17 फीट पे ही चादर चल रही है। हाँ 17 फीट पे चादर चल रही है। देखिए कानोता बांध में हर साल कोई ना कोई जान जाती है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम बिल्कुल नहीं रहता, ऐसा क्यों? सर सुरक्षा के लिए बोल रखा है, यहाँ पीसीआर भी आती थी, लेकिन क्या है लोग वक्त सुनते नहीं हैं।
मानते नहीं है कि मैंने खुद नहीं ने नहीं, भी पीसीआर आती थी का मतलब ये कल भी जब ये हादसा हुआ ना उससे पहले भी आप बोल के गए लोग बागों को, लेकिन लोग बाग क्या सुनते नहीं है। मैंने खुद ने भी 2-3 बार आया हूँ यहाँ, तो पहले कई बार मैंने बोला। देखिए मीणा जी प्रधान है, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि पीसीआर आती है और चली जाती है। जब तक स्थायी तौर पर कर्मचारी यहाँ नहीं लगेंगे सुरक्षा के इंतजाम नहीं हो सकते। लोगों को ये पता चल चुका है कि पीसीआर आएगी, चक्कर लगाएगी, चली जाएगी। इतिश्री कर रहे हैं। देखिए जिम्मेदार अधिकारी अपनी इतिश्री कर रहे हैं, केवल काम को अंजाम दे रहे हैं कि मैं मौके पे पहुंचा था और छूकर वापस आ गया, यानी बांध की पाल को छूकर वो रफू चक्कर हो रहे हैं। ऐसे में लोगों का लाजमी है, जब तक कोई सुरक्षा के माकूल इंतजाम नहीं होंगे तो जनता रुकने वाली नहीं है। इनका साफ तौर पे कहना है कि पीसीआर आती है, चक्कर लगाती है, चली जाती है, लेकिन जब तक मौके पर कोई नहीं मौजूद रहेगा तो अंजाम ऐसे ही मिलते रहेंगे। और देखिए 17 फीट की पाल पर चादर चल रही है, 17 फीट का गेज है, 17 फीट को पार कर गया है और कई दिन से नज़ारा जारी है। और देखिए आज 15 पुलिसकर्मी लगे हैं। दावा किया जा रहा है अगले सप्ताह बारिश का वेग फिर से रहेगा तो पुलिसकर्मी इन 6 दिन में हो सकता है नदारत भी मिले, लेकिन अगली बार जब कोई जान जाएगी उसके बाद फिर से वही इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन विनोद जी, मेरा एक सवाल है भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग वहां ना जाएं। अगर वहां प्रकृति का सौंदर्य है तो सौंदर्य को निहारने जाना चाहिए भाई। अगर वहां इतनी ज्यादा लोग पहुंचते हैं तो वहां एक टूरिस्ट प्लेस तैयार किया जाए, लेकिन उसमें खतरा ना हो। एक व्यवस्था ऐसी हो कि भाई आप इस इलाके तक जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जाया जाएगा, उससे आगे व्यवस्था हो, 4 गोताखोर हो, वहां 4 तरीके के स्नैक्स हो और अच्छा रेवेन्यू क्रिएट किया जाए। यह भी तो हो सकता है ना। जी बिल्कुल विजेंद्र, ये जी तमाम बांधों पर यह व्यवस्था कर रखी है। और जैसा पहले हम कह चुके हैं कि यहाँ भी तय समय पर लोगों की आवाजाही तय की जाए, एक दूरी तय की जाए कि यहाँ तक आप जा सकते हैं, यहाँ आप वोट का आनंद ले सकते हैं, यहाँ आप घूम सकते हैं। ये फोटोग्राफी के लिए स्थान तय किया गया है। देखिए कल पाल पर फोटोग्राफी चल रही थी, करतब दिखा रहे थे युवक जो बता रहे हैं स्थानीय लोग, तो यह सब नहीं होना चाहिए। सुरक्षा के इंतजाम भी हों और लोगों को सहूलियत भी मिले, क्योंकि विदेशी पर्यटक देखना चाहते हैं कि जयपुर जिले के बांधों में कैसे पानी छलक रहा है, किस तरह की बारिश हो रही है, इतनी मेहर बरस रही है, वो मेहर आखिर किस रूप में बांधों में आ रही है, बांध की पाल से होते हुए खेतों तक जा रही है। तो तमाम नज़ारे हर कोई अपने कैमरे में कैद करना चाहता है, लेकिन व्यवस्था के तहत अगर व्यवस्था माकूल रहेगी तो सुरक्षा के इंतजाम दिखाई देंगे। सुरक्षा के इंतजाम बेहतर होंगे तो यहाँ आने वाला हर एक आदमी यही महसूस करेगा कि मुझे एक सीमित दायरे में रहकर पाल पल चल रहे पानी को कैद करना है या बांध का नजारा देखना है। जब तक माकूल व्यवस्था नहीं होगी विजेंद्र। विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिए। दिनेश कसाना, 600 से ज्यादा बड़े बांध हैं और लगभग हर पे यही तस्वीरें हैं जो कानोता की होती हैं। भाई कानोता पे तो 15 पुलिसकर्मी लगा दिए, हर बांध पर थोड़ी ना लगाए जाते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि भाई एसडीआरएफ का मूल काम क्या होता है? आपदा आने के बाद का प्रबंधन या आपदा ना आए उसका प्रबंधन क्या होता है? देखिए एसडीआरएफ का काम केवल आपदा के बाद वहां पर सहायता मुहैया कराना होता है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपदा प्रबंधन विभाग की होती है। आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक होती है, बाकायदा मानसून पूर्व बैठकें होती हैं और जिसमें मंत्री स्तरीय बैठक होती है। लेकिन इस बार का आलम देखिए कि मंत्री स्तरीय बैठक नहीं हुई। 2 बार बैठक बुलाई गई, दोनों बार बैठक मंत्री स्तरीय बैठक स्थगित हुई। उसके बाद केवल खानापूर्ति के तौर पर अधिकारियों ने बैठक की और उसमें चूंकि हर जिला कलेक्टर को उस बैठक में उपस्थित होना होता है, तमाम आपदा से जुड़े हुए व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाती है, किस तरह की व्यवस्थाएं जिलों में की गई है। जिला कलेक्टर्स की ओर से आपदा प्रबंधन विभाग है वो भी अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करता है। मानसून से पहले के जो आकलन होते हैं, जो व्यवस्थाएं होती हैं, वो तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन इस बार कोई इस तरह की खानापूर्ति मात्र हुई है, मंत्री स्तरीय कोई बैठक नहीं हुई जब से। और देखिए लापरवाही का आलम कि हर बार जब भी कोई आपदा आई है, कोई दुर्घटना हुई है, उसके बाद ही प्रशासन जागा है। जयपुर के विक्याई की बात करें तो पिछले दिनों पहली बारिश में जब बेसमेंट में पानी भरा 3 लोगों की मौत हुई, उसके बाद निचले इलाकों का चिन्हित किया, बेसमेंट्स में से लोगों को शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया गया। और कल की घटना का हम जिक्र कर रहे हैं कानोता में भी सुरक्षा के बांधों पर कोई इंतजाम नहीं थे और यही कारण है, जिम्मेदारी होती है जिला प्रशासन की। जिला प्रशासन भाई इंतजाम थे, सुना नहीं आपने? विनोद जी ने कहा कि भाई आई थी पीसीआर चक्कर लगा के चली गई थी और इस चक्कर लगाने के चक्कर में ही 5 लोगों की जान चली गई। यही व्यवस्था थी वहां पर। दिनेश डांगी जी हमारे साथ है। दिनेश जी, कुछ मूवमेंट वहां पर दिखाई दे रही है,
क्या कुछ जानकारी आप दे पाएंगे कि क्या मुख्यमंत्री आने वाले हैं? दिनेश डांगी जी। जी देखिए विजेंद्र जी, जो मुख्यमंत्री का काफिला है वो एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है और अगले करीब 15-20 मिनट बाद मुख्यमंत्री का जो विमान है वो यहां पर लैंड हो जाएगा और उसके बाद वो जो बारिश से हालात बिगड़े उन इलाकों का दौरा करने जाएंगे। विजेंद्र, आप सही कह रहे थे, आपने देखा होगा कि VKI यानी विद्याधर नगर में एक हादसा हुआ था जब नीचे अंडरग्राउंड में पानी भर गया था और 3 मौतें हो चुकी थी। और संभवतः हम उन मौतों से भी अगर सबक लेते तो ये जो पिछले 3-4 दिन से तेज बारिश का दौर जारी है, इस दौरान जो राजस्थान में हादसे हुए, इतने लोगों की जान गई, उन जानों को बचाया जा सकता था। क्योंकि वो एक हादसा सबक था। जिस तरह 3 कोचिंग स्टूडेंट्स दिल्ली में मरे थे, उसी तर्ज पर विद्याधर नगर में आपने देखा था सेम वैसा ही हादसा हुआ था। अगर उस हादसे से भी प्रशासन और सरकारी महकमा और लवाजमा अगर सबक लेता, समय रहते चेता, तो कल जो 30 के आसपास मौतें हुई या उससे ज्यादा हुई, उन जिंदगियों को बचाया जा सकता था। क्योंकि हर बार बारिश होती है, मानसून में इंद्रदेव मेहरबान होते, कभी कम तो कभी ज्यादा बारिश होती है। तो ऐसे में किस तरह पानी का प्रॉपर निकास हो, किस तरह लोगों को दिक्कत नहीं आए, ये जब हादसे हो जाते हैं उसके बाद जिला प्रशासन चेतावनी जारी करता है कि पानी के आसपास मत जाइए। और आपने सही कहा था, क्योंकि कुदरत का नजारा देखने के लिए जाहिर सी बात है, मानव स्वभाव है, तो सभी परिवार सहित पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं। तो जिम्मेदारी उन प्रशासन की होती है। इतना बड़ा टैक्स हमारी देश की जनता भरती है, तो उसको पूरी सुरक्षा मुहैया करना चाहिए, वहां सुरक्षा के उपकरण होना चाहिए। एक महज खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह मेरे साथी विनोद जी बता रहे थे कि किस तरह PCR आती थी और एक अपनी ड्यूटी करके चली जाती थी। अगर 24 क्लॉक द टावर वो वहां पर तैनात रहते तो जो 5 लड़के कल डूबे थे वो जिंदगियां बचाई जा सकती थी। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इंतजार हो रहा है। संभवतः सबसे पहले वो सांगाने जो उनकी विधानसभा है उस इलाके में जा सकते हैं कि पानी से क्या क्या, और बहुत ही अहम दौरा ये माना जा रहा है। भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि कई जगह तो पानी इतना भरा हुआ है कि गाड़ियां तैर रही हैं, तो वहां कैसे जाएंगे फिर? क्या बोट की व्यवस्था होगी? जी बिल्कुल कह सकते हैं कि जयपुर जलपुर यहाँ पर बन चुका है और गाड़ियां पानी के अंदर यहाँ पर तैर रही है। कई जो अंडरपास है उनमें पानी भर चुका है। सीवरेज लाइन पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है। सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़कें हैं, ये पता लगाना भी मुश्किल है। तो अब आप चारों ही वरिष्ठ हैं और आप चारों ने ही न जाने कितने मानसून को देखा है और कितनी प्रबंधन की बैठकों को देखा है और कितने राजस्थान के इलाकों को देखा है। सिर्फ हाँ और ना में जवाब दीजिएगा। दिनेश डांगी जी, पहला सवाल आपसे, क्या जो जागा है सिस्टम, जो जागता दिखाई दिया है, आप आश्वस्त कर सकते हैं हाँ या ना में कि राजस्थान में कोई जान नहीं जाएगी? अपने अनुभव के साथ बताइए, क्या सिस्टम इतना दुरुस्त हो गया है? जी देखिए, कुदरत की जो नीति होती है उसको तो चलो हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन प्रशासन महकमा, इतने बड़े इंजीनियर्स की फौज होती है। किस तरह सड़कों का सिस्टम होता है, किस तरह सीवरेज लाइन होता है। आप चंडीगढ़ है, उस शहर से एक कह सकते हैं कि सबक ले सकते हैं। मतलब इसका निकाल सकता हूं कि नहीं? आप आश्वस्त नहीं कर पाएंगे। दिनेश कसाना, आप कह पाएंगे कि भाई सिस्टम इतना एक्टिव हो गया 90 मौतों के बाद कि अब कोई जान नहीं जाएगी, इतनी मुस्तैदी से काम कर रहा है, हाँ या ना? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, विनोद सिंह चौहान जी, जरा बताइए, आपको लग रहा है सिस्टम वाकई में इतना एक्टिव हो गया है कि कोई जान नहीं जाएगी राजस्थान के किसी हिस्से में? कानोता तो हम मान सकते हैं 15 सिपाही खड़े हैं, हर बांध पर 15 सिपाही नहीं खड़े हैं। जो सिस्टम लगातार मौत के बाद जागे, उस सिस्टम को लेके कैसे कह सकते हैं कि अब व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है भारत, आप जरा बताइए, नगर निगम इतना मुस्तैद हो गया है जयपुर के अंदर कि अब कहेगा कि नहीं, अब की बार बारिश आने दो, हम देख लेंगे, एक भी जयपुर वासी को कोई दिक्कत नहीं होगी? ये संभावना है? देखिए बिल्कुल विजेंद्र, मैं कहूं कि ये तो नामुमकिन सी बात कह दी आपने कि ऐसा नहीं लगता कि जिस प्रकार से ग्रेटर निगम और हेरिटेज निगम काम कर रहे हैं, और इनसे कभी ऐसी उम्मीद है, क्योंकि फिलहाल जिस प्रकार की जो व्यवस्था है उससे बिल्कुल भी नहीं लगता। मेरा जो मत है वो बिल्कुल नहीं है। जी ठीक है, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, क्योंकि ये तस्वीरें राजस्थान की तस्वीरें हैं और राजस्थान का आज बच्चा बच्चा जानता है कि क्या व्यवस्थाएं हुई, क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं और क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं। लेकिन क्या वाकई में जैसे सांसों को चलने के लिए खाने और पीने की जरूरत होती है, शरीर के जिंदा रहने के लिए खाने पीने की जरूरत होती है, क्या ऐसे इस सिस्टम को जिंदा होने के लिए
लहू की जरूरत होती है कि जब तक 10-20 लोगों की जान ना जाए, सिस्टम जागता ही नजर ना आए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, क्योंकि आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी आज आपकी है। अपने बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है, आस पड़ोस की जिम्मेदारी आपकी है। मत भूलिए और मत सोचिए कि कोई सिस्टम से आएगा और आपको बचाएगा। आपको ही खुद को बचाना है, इसलिए अपनी जिंदगी का ख्याल रखिए और इस बारिश के मौसम में जरूरी ना हो तो घरों से बाहर मत निकलिए। नमस्कार। इनका साफ तौर पे कहना है कि पीसीआर आती है, चक्कर लगाती है, चली जाती है, लेकिन जब तक मौके पर कोई नहीं मौजूद रहेगा तो अंजाम ऐसे ही मिलते रहेंगे। और देखिए 17 फीट की पाल पर चादर चल रही है, 17 फीट का गेज है, 17 फीट को पार कर गया है और कई दिन से नज़ारा जारी है। और देखिए आज 15 पुलिसकर्मी लगे हैं। दावा किया जा रहा है अगले सप्ताह बारिश का वेग फिर से रहेगा तो पुलिसकर्मी इन 6 दिन में हो सकता है नदारत भी मिले, लेकिन अगली बार जब कोई जान जाएगी उसके बाद फिर से वही इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन विनोद जी, मेरा एक सवाल है भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग वहां ना जाएं। अगर वहां प्रकृति का सौंदर्य है तो सौंदर्य को निहारने जाना चाहिए भाई। अगर वहां इतनी ज्यादा लोग पहुंचते हैं तो वहां एक टूरिस्ट प्लेस तैयार किया जाए, लेकिन उसमें खतरा ना हो। एक व्यवस्था ऐसी हो कि भाई आप इस इलाके तक जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जाया जाएगा, उससे आगे व्यवस्था हो, 4 गोताखोर हो, वहां 4 तरीके के स्नैक्स हो और अच्छा रेवेन्यू क्रिएट किया जाए। ये भी तो हो सकता है ना। जी बिल्कुल विजेंद्र, ये जी तमाम बांधों पर यह व्यवस्था कर रखी है और जैसा पहले हम कह चुके हैं कि यहाँ भी तय समय पर लोगों की आवाजाही तय की जाए, एक दूरी तय की जाए कि यहाँ तक आप जा सकते हैं, यहाँ आप वोट का आनंद ले सकते हैं, यहाँ आप घूम सकते हैं। ये फोटोग्राफी के लिए स्थान तय किया गया है। देखिए कल पाल पर फोटोग्राफी चल रही थी, करतब दिखा रहे थे युवक जो बता रहे हैं स्थानीय लोग। तो यह सब नहीं होना चाहिए, सुरक्षा के इंतजाम भी हों और लोगों को सहूलियत भी मिले, क्योंकि विदेशी पर्यटक देखना चाहते हैं कि जयपुर जिले के बांधों में कैसे पानी छलक रहा है। जिस तरह की बारिश हो रही है, इतनी मेहर बरस रही है, वो मेहर आखिर किस रूप में बांधों में आ रही है, बांध की पाल से होते हुए खेतों तक जा रही है। तो तमाम नज़ारे हर कोई अपने कैमरे में कैद करना चाहता है, लेकिन व्यवस्था के तहत अगर व्यवस्था माकूल रहेगी तो सुरक्षा के इंतजाम दिखाई देंगे। सुरक्षा के इंतजाम बेहतर होंगे तो यहाँ आने वाला हर एक आदमी यही महसूस करेगा कि मुझे एक सीमित दायरे में रहकर पाल पल चल रहे पानी को कैद करना है या बांध का नजारा देखना है। जब तक माकूल व्यवस्था नहीं होगी विजेंद्र। विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिए। दिनेश कसाना, 600 से ज्यादा बड़े बांध हैं और लगभग हर पे यही तस्वीरें हैं जो कानोता की होती हैं। भाई कानोता पे तो 15 पुलिसकर्मी लगा दिए, हर बांध पर थोड़ी ना लगाए जाते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि भाई एसडीआरएफ का मूल काम क्या होता है? आपदा आने के बाद का प्रबंधन या आपदा ना आए उसका प्रबंधन क्या होता है? देखिए एसडीआरएफ का काम केवल आपदा के बाद वहां पर सहायता मुहैया कराना होता है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपदा प्रबंधन विभाग की होती है। आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक होती है, बाकायदा मानसून पूर्व बैठकें होती हैं और जिसमें मंत्री स्तरीय बैठक होती है। लेकिन इस बार का आलम देखिए कि मंत्री स्तरीय बैठक नहीं हुई। 2 बार बैठक बुलाई गई, दोनों बार बैठक मंत्री स्तरीय बैठक स्थगित हुई। उसके बाद केवल खानापूर्ति के तौर पर अधिकारियों ने बैठक की और उसमें चूंकि हर जिला कलेक्टर को उस बैठक में उपस्थित होना होता है, तमाम आपदा से जुड़े हुए व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाती है, किस तरह की व्यवस्थाएं जिलों में की गई है। जिला कलेक्टर्स की ओर से आपदा प्रबंधन विभाग है वो भी अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करता है। मानसून से पहले के जो आकलन होते हैं, जो व्यवस्थाएं होती हैं, वो तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन इस बार कोई इस तरह की खानापूर्ति मात्र हुई है, मंत्री स्तरीय कोई बैठक नहीं हुई जब से। और देखिए लापरवाही का आलम कि हर बार जब भी कोई आपदा आई है, कोई दुर्घटना हुई है, उसके बाद ही प्रशासन जागा है। जयपुर के विक्याई की बात करें तो पिछले दिनों पहली बारिश में जब बेसमेंट में पानी भरा 3 लोगों की मौत हुई, उसके बाद निचले इलाकों का चिन्हित किया, बेसमेंट्स में से लोगों को शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया गया। और कल की घटना का हम जिक्र कर रहे हैं कानोता में भी सुरक्षा के बांधों पर कोई इंतजाम नहीं थे और यही कारण है, जिम्मेदारी होती है जिला प्रशासन की। जिला प्रशासन भाई इंतजाम थे, सुना नहीं आपने? विनोद जी ने कहा कि भाई आई थी पीसीआर चक्कर लगा के चली गई थी।
और इस चक्कर लगाने के चक्कर में ही 5 लोगों की जान चली गई। यही व्यवस्था थी वहां पर। दिनेश डांगी जी हमारे साथ है। दिनेश जी, कुछ मूवमेंट वहां पर दिखाई दे रही है, क्या कुछ जानकारी आप दे पाएंगे कि क्या मुख्यमंत्री आने वाले हैं? दिनेश डांगी जी। जी देखिए विजेंद्र जी, जो मुख्यमंत्री का काफिला है वो एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है और अगले करीब 15-20 मिनट बाद मुख्यमंत्री का जो विमान है वो यहां पर लैंड हो जाएगा और उसके बाद वो जो बारिश से हालात बिगड़े उन इलाकों का दौरा करने जाएंगे। विजेंद्र, आप सही कह रहे थे, आपने देखा होगा कि VKI यानी विद्याधर नगर में एक हादसा हुआ था जब नीचे अंडरग्राउंड में पानी भर गया था और 3 मौतें हो चुकी थी। और संभवतः हम उन मौतों से भी अगर सबक लेते तो ये जो पिछले 3-4 दिन से तेज बारिश का दौर जारी है, इस दौरान जो राजस्थान में हादसे हुए, इतने लोगों की जान गई, उन जानों को बचाया जा सकता था। क्योंकि वो एक हादसा सबक था। जिस तरह 3 कोचिंग स्टूडेंट्स दिल्ली में मरे थे, उसी तर्ज पर विद्याधर नगर में आपने देखा था सेम वैसा ही हादसा हुआ था। अगर उस हादसे से भी प्रशासन और सरकारी महकमा और लवाजमा अगर सबक लेता, समय रहते चेता, तो कल जो 30 के आसपास मौतें हुई या उससे ज्यादा हुई, उन जिंदगियों को बचाया जा सकता था। क्योंकि हर बार बारिश होती है, मानसून में इंद्रदेव मेहरबान होते, कभी कम तो कभी ज्यादा बारिश होती है। तो ऐसे में किस तरह पानी का प्रॉपर निकास हो, किस तरह लोगों को दिक्कत नहीं आए, ये जब हादसे हो जाते हैं उसके बाद जिला प्रशासन चेतावनी जारी करता है कि पानी के आसपास मत जाइए। और आपने सही कहा था, क्योंकि कुदरत का नजारा देखने के लिए जाहिर सी बात है, मानव स्वभाव है, तो सभी परिवार सहित पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं। तो जिम्मेदारी उन प्रशासन की होती है। इतना बड़ा टैक्स हमारी देश की जनता भरती है, तो उसको पूरी सुरक्षा मुहैया करना चाहिए, वहां सुरक्षा के उपकरण होना चाहिए। एक महज खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह मेरे साथी विनोद जी बता रहे थे कि किस तरह PCR आती थी और एक अपनी ड्यूटी करके चली जाती थी। अगर 24 क्लॉक द टावर वो वहां पर तैनात रहते तो जो 5 लड़के कल डूबे थे वो जिंदगियां बचाई जा सकती थी। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इंतजार हो रहा है। संभवतः सबसे पहले वो सांगानेर जो उनकी विधानसभा है उस इलाके में जा सकते हैं कि पानी से क्या क्या, और बहुत ही अहम दौरा ये माना जा रहा है। भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि कई जगह तो पानी इतना भरा हुआ है कि गाड़ियां तैर रही हैं, तो वहां कैसे जाएंगे फिर? क्या बोट की व्यवस्था होगी? जी बिल्कुल कह सकते हैं कि जयपुर जलपुर यहाँ पर बन चुका है और गाड़ियां पानी के अंदर यहाँ पर तैर रही है। कई जो अंडरपास है उनमें पानी भर चुका है। सीवरेज लाइन पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है। सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़कें हैं, ये पता लगाना भी मुश्किल है। तो अब आप चारों ही वरिष्ठ हैं और आप चारों ने ही न जाने कितने मानसून को देखा है और कितनी प्रबंधन की बैठकों को देखा है और कितने राजस्थान के इलाकों को देखा है। सिर्फ हाँ और ना में जवाब दीजिएगा। दिनेश डांगी जी, पहला सवाल आपसे, क्या जो जागा है सिस्टम, जो जागता दिखाई दिया है, आप आश्वस्त कर सकते हैं हाँ या ना में कि राजस्थान में कोई जान नहीं जाएगी? अपने अनुभव के साथ बताइए, क्या सिस्टम इतना दुरुस्त हो गया है? जी देखिए, कुदरत की जो नीति होती है उसको तो चलो हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन प्रशासन महकमा, इतने बड़े इंजीनियर्स की फौज होती है, किस तरह सड़कों का सिस्टम होता है, किस तरह सीवरेज लाइन होता है। आप चंडीगढ़ है, उस शहर से एक कह सकते हैं कि सबक ले सकते हैं। मतलब इसका निकाल सकता हूं कि नहीं, आप आश्वस्त नहीं कर पाएंगे। दिनेश कसाना, आप कह पाएंगे कि भाई सिस्टम इतना एक्टिव हो गया 90 मौतों के बाद कि अब कोई जान नहीं जाएगी, इतनी मुस्तैदी से काम कर रहा है, हाँ या ना? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, विनोद सिंह चौहान जी, जरा बताइए, आपको लग रहा है सिस्टम वाकई में इतना एक्टिव हो गया कि कोई जान नहीं जाएगी राजस्थान के किसी हिस्से में? कानोता तो हम मान सकते हैं 15 सिपाही खड़े हैं, हर बांध पर 15 सिपाही नहीं खड़े हैं। जो सिस्टम लगातार मौत के बाद जागे, उस सिस्टम को लेके कैसे कह सकते हैं कि अब व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, भारत, आप जरा बताइए, नगर निगम इतना मुस्तैद हो गया है जयपुर के अंदर कि अब कहेगा कि नहीं, अब की बार बारिश आने दो, हम देख लेंगे, एक भी जयपुर वासी को कोई दिक्कत नहीं होगी? ये संभावना है? देखिए बिल्कुल विजेंद्र, मैं कहूं कि ये तो नामुमकिन सी बात कह दी आपने कि ऐसा नहीं लगता कि जिस प्रकार से ग्रेटर निगम और हेरिटेज निगम काम कर रहे हैं, और इनसे कभी ऐसी उम्मीद है, क्योंकि फिलहाल जिस प्रकार की जो व्यवस्था है उससे बिल्कुल भी नहीं लगता। मेरा जो मत है वो बिल्कुल नहीं है। जी ठीक है, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, क्योंकि ये तस्वीरें राजस्थान की तस्वीरें हैं और राजस्थान का आज बच्चा बच्चा जानता है कि क्या व्यवस्थाएं हुई, क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं और क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं। लेकिन क्या वाकई में जैसे सांसों को चलने के लिए
खाने और पीने की जरूरत होती है, शरीर के जिंदा रहने के लिए खाने पीने की जरूरत होती है, क्या ऐसे इस सिस्टम को जिंदा होने के लिए लहू की जरूरत होती है कि जब तक 10-20 लोगों की जान ना जाए सिस्टम जागता ही नजर ना आए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, क्योंकि आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी आज आपकी है, अपने बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है, आस पड़ोस की जिम्मेदारी आपकी है। मत भूलिए और मत सोचिए कि कोई सिस्टम से आएगा और आपको बचाएगा, आपको ही खुद को बचाना है। इसलिए अपनी जिंदगी का ख्याल रखिए और इस बारिश के मौसम में जरूरी ना हो तो घरों से बाहर मत निकलिए। नमस्कार।